Hey everyone, this is मुस्कान जैन and welcome back to your favorite channel Magnet Brains, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, एमपी, यूपी बोर्ड, आप यहाँ आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। कंप्लीट टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस तो अवेलेबल हैं ही, साथ ही अवेलेबल हैं ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। और अगर आप चाहते हो तो आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। क्या करना है आज की क्लास में हमें? क्लास 11th बायोलॉजी भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ये पूरा हम डन कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, कौन कौन सी साइकिल्स इसमें हैं, कौन कौन से रिएक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या बनता है, सारी चीजें। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यही हमारा लास्ट टॉपिक भी था इस चैप्टर का। तो आज करते हैं फाइनली इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को एक एक क्वेश्चन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आज हमें करना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। फटाफट से कर देंगे सेशन को लाइक, शेयर कर देंगे सारे दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करते रहेंगे हर क्वेश्चन के बाद कि आपसे क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या पूछा है। बाय लुकिंग एट अ प्लांट एक्सटर्नली कैन यू टेल वेदर अ प्लांट इज C3 और C4, व्हाई एंड हाउ। क्या आप किसी प्लांट को बाहर से देखकर बता सकते हो कि क्या वो प्लांट C3 है या C4 है, C3 साइकिल वाला है या C4 साइकिल वाला है? क्या बाहर से देखकर आप किसी प्लांट को बता सकते हो वो C3 है या C4? अगर हाँ तो कैसे? ठीक है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं और कैसे नहीं? ठीक है, व्हाई एंड हाउ, ये आपको आंसर्स देने हैं। चलो देखते हैं। वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश whether a plant is C3 or C4 by observing its leaves and other morphological features externally। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि C3 और C4 में क्रांस एनाटॉमी मतलब एक क्या पाई जाती है, स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एनाटॉमी है भाई, मोर्फोलॉजी नहीं है कि बाहर से देखकर बता दोगे। मोनोकॉट डाइकॉट थोड़ी बताना है कि वेनेशन देख के बता दोगे। समझे बात? बताना क्या है? बताना ये है कि वो प्लांट C3 है या C4। तो C3 और C4 हम कैसे बता पाते हैं? हम तभी बता पाते हैं जब उन लीव्स का या पार्ट्स का हम क्या लें, सेक्शन कट करें। ठीक है, उसकी लीव्स का सेक्शन कट करोगे, मीजोफिल सेल्स को देखोगे, बंडल शीथ सेल्स को देखोगे। सेक्शंस की स्टडी से, एनाटॉमी से पता लगेगा कि वो C3 है या C4 है। बंडल शीथ सेल दिखी वस्कुलर बंडल के आसपास तो आपने कहा कि हाँ C4 है, स्पेशल टाइप है, क्रांस एनाटॉमी वाला है। अगर नहीं दिखी तो आपने कहा कि C3 है, नॉर्मल है। मतलब कैसे पता चला? एनाटॉमिकल डिफरेंसेस से। मॉर्फोलॉजिकली आप नहीं बता सकते किसी भी प्लांट को बाहर से देख के कि ये रहा मेरा C3 और ये रहा मेरा C4, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस हैं एनाटॉमिकल। क्लियर है इतनी बात? डिफरेंसेस कैसे हैं? एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं, मॉर्फोलॉजिकल नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम किसी भी प्लांट को देखकर, उसकी लीव्स को देखकर, ठीक है, हम नहीं बता सकते कि वो प्लांट C3 है या C4 है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं, मॉर्फोलॉजिकल नहीं है। ओके, तो वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश वेदर अ प्लांट इज C3 और C4 बाय ऑब्जर्विंग इट्स लीव्स और अदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एक्सटर्नली, अनलाइक C3 प्लांट्स। क्योंकि C3 प्लांट्स से अगर हम बात करें, C4 प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, ठीक है, C3 प्लांट्स की तरह नहीं होती। दे आर अनलाइक द C3 प्लांट्स। व्हाट? लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स। इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है, क्रांस एनाटॉमी, जिसकी वजह से आप कहते हो कि इन दोनों में क्या है? इन दोनों में एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं।
क्या कहते हो आप इन दोनों में? एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं। क्रायन्स एनाटॉमी पाई जाती है, किस में पाई जाती है? C4 में पाई जाती है, C3 में नहीं। ठीक है, C4 में पाई जाती है। दिस डिफरेंस कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड एट द सेल्यूलर लेवल, और इस डिफरेंस को आप सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलर लेवल पर ही ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे करोगे? लीव्स के सेक्शंस कट करोगे, सेक्शंस कट करके आप उन्हें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि वस्कुलर बंडल के आसपास क्या है, बंडल शीथ सेल्स हैं या नहीं। क्या होती है बंडल शीथ सेल? बंडल शीथ सेल वो होती हैं जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी लार्ज सेल्स होती हैं और सारी बिल्कुल एक दूसरे से एकदम चिपक चिपक के घिरी होती है वस्कुलर बंडल के आसपास। कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ऐसी सेल्स को आप कहते हो बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, पूरा का पूरा बंडल, ठीक, पूरा बंडल, बंडल शीथ सेल्स ये पाई जाएंगी अगर, तो आप कहोगे क्रायन्स एनाटॉमी है, C4 प्लांट है। ठीक है, एनाटॉमिकल डिफरेंस है, राइट। एग्जाम्पल ले लें हम किसका? तो फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो व्हीट एंड मेज आर ग्रासेस, ठीक है, व्हीट इज अ C3 प्लांट वाइल मेज इज अ C4 प्लांट। ठीक है, व्हीट और मेज में अगर हम बात करें तो व्हीट कैसा है? व्हीट C3 प्लांट है और मेज कैसा है? C4 प्लांट है। व्हीट C3 प्लांट है और मेज C4 प्लांट है। व्हीट C3 साइकिल को एग्जिबिट करता है और मेज C4 साइकिल को एग्जिबिट करता है। व्हीट में C3 साइकिल चलेगी, मतलब क्या चलेगा? मतलब इसके अंदर PGA बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और बात करें किसकी? बात करें अगर हम मेज की, तो ये C4 प्लांट है, इसमें क्या बनेगा? पहले बनेगा इसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन मॉलिक्यूल, और उसके बाद फिर बात अलग है मैम कि इससे क्या बनेगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी और वो जाके पहुंचेगी कहाँ? वो वापस से C3 में चली जाएगी। तो C3 तो खैर सब में होता ही है, ये तो हमने पढ़ा है ना कि C3 साइकिल तो सभी में चलती है। अच्छा, जिसको ये समझ नहीं आ पा रही है बात है, तो इसका मतलब 200% यही है कि आपने लेक्चर नहीं अटेंड किया था। ठीक है, तो बेईमानी बिल्कुल नहीं करना, अपने आप के साथ तो बिल्कुल भी मत करना। फटाफट से चले जाना प्लेलिस्ट में। ठीक है, पूरा लेक्चर्स देखने के बाद मैं इसीलिए कहती हूँ जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कि पूरा रिवाइज करके ही आना है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने। अगर कोई भी लेक्चर मिस किया है तो जरूर देख लेना है प्लेलिस्ट खोलकर, क्योंकि अगर आपने मिस करने के बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखे ना, आपको ये पूरी कहानी जो मैं घुमा रही हूँ ये समझ नहीं आएगी। ये सारे लेक्चर्स की थोड़ी थोड़ी मिलकर बनी है कहानी, राइट। तो जिन स्टूडेंट्स ने पूरा देखा है उन्हें जरूर समझ आ रहा होगा कि ये पूरी कहानी हर लेक्चर का थोड़ा मसाला मिला के बनी है। ठीक है, वो जो मिक्स्ड मसाला है ना, वो सारे मसालों को थोड़ा मिला के बनता है, तो ये मिक्स्ड मसाला है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक, चलो देखो, तो यहां बात हो गई भाई किसकी कि हम नहीं बता सकते बाहर से देखकर, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, एक्सटर्नल डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस हैं कहां पर? इंटरनली, सेल्यूलर लेवल पर, एनाटॉमिकली। तो कैसे देखना पड़ेगा? सेक्शंस में देखना पड़ेगा क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा, एनाटॉमिकली, तो एनाटॉमिकली हमने बताया कि इसमें एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है, क्रायन्स एनाटॉमी पाई जाती है, और ये जो डिफरेंस है ये हम सिर्फ सेल्यूलर लेवल पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हमने बोला ना कि क्यों नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते, इसलिए नहीं बता सकते। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि भाई व्हीट जो कि एक C3 प्लांट है, मेज जो कि एक C4 प्लांट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। Question number 2. By looking at which internal structure of a plant can you tell whether a plant is C3 और C4? ये तो वही बात हो गई कि पहले पूछ लिया A for और अब पूछ रहे हैं B for, है ना। जस्ट उसी के आगे की कहानी देखो, पूछ रहे हैं कि क्या आप किस इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर, प्लांट के किस इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर आप ये बता पाओगे कि वो C3 प्लांट है या C4 प्लांट है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट के किस इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर हम उसे C3 और C4 में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, वो है उसकी बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, लार्ज सेल्स जो होंगी पूरी घिरी हुई होंगी किसके आसपास? वस्कुलर बंडल के आसपास। ठीक, तो हमें एक्सप्लेन करना है कि हम किस चीज को देखकर बता पाते हैं कि वो C3 है या C4। चलो देखो आंसर देखते हैं।
The leaves of C4 plants have a special anatomy called Cran's anatomy. C4 प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है जिसे आप क्रैंस एनाटॉमी कहते हो. The leaves of C4 plants have a special type of anatomy जिसे आप क्रैंस एनाटॉमी कहते हो. इसी से ये C3 प्लांट से डिफरेंट बनते हैं. ये क्रैंस एनाटॉमी नहीं होती तो कोई डिफरेंस ही नहीं होता, कोई टू ग्रुप्स ऑफ प्लांट नहीं होते. इसकी वजह से क्या हुआ है, ये दो ग्रुप ऑफ प्लांट बन गए ना कि C3 ग्रुप ऑफ प्लांट एंड C4 ग्रुप ऑफ प्लांट. ये ग्रुप ही नहीं बनते अगर ये एनाटॉमी नहीं होती, राइट. तो स्पेशल सेल्स ये एनाटॉमी क्या है, कैसे बनी ये क्रैंस एनाटॉमी, इसे देखेंगे. कैसे बनी ये क्रैंस एनाटॉमी. तो कुछ स्पेशल सेल्स जिन्हें हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं, ये क्या करती हैं, ये वस्कुलर बंडल्स के आसपास घिरी हुई होती हैं. स्पेशल सेल्स जिन्हें हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं, ये वस्कुलर बंडल के आसपास घिरी हुई होती हैं, पूरा उसे सराउंड करके रखती हैं. These cells have a large number of chloroplast. इन सेल्स का लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है. These cells have large number of क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, इन सेल्स में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं. दे आर थिक वॉल्ड. कैसी होती है ये, थिक वॉल्ड एंड हैव नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. थिक वॉल्ड होती हैं और इनमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते. अभी कहा मैंने आपको कि काफी थिक वॉल्ड बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं, बिल्कुल धसी हुई होती हैं एक दूसरे के आसपास. ठीक. दे आर ऑल्सो इम्परवियस टू गैशियस एक्सचेंज. और ये गैशियस एक्सचेंज भी बहुत ही कम होने देती हैं. नहीं करवाना हमें, बिल्कुल थिक वॉल्ड. ठीक है, मोटी सी परत बना ली है इन्होंने और ठीक कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी नहीं बचने दिए. गैशियस एक्सचेंज भी बहुत कम होने देंगी. ये सारे एनाटॉमिकल फीचर्स, देखो बार बार ये टर्म्स आ रहे हैं आपके सामने. पढ़ते वक्त भी इसी पर हमने इसलिए इतना जोर दिया था. मैंने आपको क्यों बताया था कि मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है. तो ऑल दीज एनाटॉमिकल फीचर्स हेल्प प्रिवेंट फोटो रेस्पिरेशन इन C4 प्लांट्स. ये सारे ही एनाटॉमिकल जो फीचर्स हैं ये क्या करते हैं, ये C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन को नहीं होने देते. C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता, thereby increasing their ability to photosynthesize. और अगर उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो इनकी फोटोसिंथेसाइज करने की एबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. क्या समझ में आई बात, जल्दी बताओ, क्या समझ में आई बात, कुछ समझ में आई, क्या मतलब है इस बात का. सिंपल है. देखो जो C4 प्लांट्स की लीव्स है ना, इनमें एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जा रही है जैसे आप क्रैंस एनाटॉमी कह रहे हो. C4 प्लांट्स की जो लीव्स हैं इनमें एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है जिसे आप क्रैंस एनाटॉमी कह रहे हो. इसी की वजह से ये C3 प्लांट से डिफरेंट होते हैं. स्पेशल सेल्स जिन्हें आप बंडल शीथ सेल्स कहते हो ये इनमें पाई जाती हैं. ठीक है, स्पेशल सेल्स नोन एज बंडल शीथ सेल्स सराउंड द वस्कुलर बंडल्स. स्पेशल सेल्स जिन्हें आप बंडल शीथ सेल्स कह रहे हो ये वस्कुलर बंडल को पूरा आसपास से घेर लेते हैं. ये जो सेल्स हैं इनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे और बिल्कुल थिक वॉल्ड हैं, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, पूरी एक दूसरे से धसी हुई हैं. और इनके अगर हम बात करें तो इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता है इन प्लांट्स में, गैशियस एक्सचेंज भी नहीं होने देती हैं. फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज्यादा करवाती हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाई. ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ स्पेशल इनके कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप कहते हो कि दीज आर डिफरेंट. क्या कहते हो इस पूरे एनाटॉमिकल डिफरेंस को आप, क्रैंस एनाटॉमी. क्या कहते हो इस एनाटॉमी को, क्रैंस एनाटॉमी. ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस क्या कहलाएंगे इनके, ये सारे इनके एनाटॉमिकल डिफरेंसेस कहलाएंगे जिसके बेसिस पर ही हम बता पाएंगे कि C3 प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम C4 प्लांट्स. ठीक है, चलो तो ये हुआ भाई इनका डिफरेंस. आगे देखते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका आंसर फटाफट से. पहले समझो क्वेश्चन को, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में. एक बार जरा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ भाई. 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बन गया आप लोगों से, कोई दिक्कत तो नहीं आई. दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे. एक तरीके से आप ना इन्हें एक ही क्वेश्चन का पार्ट कह सकते हो. ठीक है,
सेम क्वेश्चन कोई आपसे पूछा गया है तो एक ही क्वेश्चन का पार्ट भी कह सकते हो आप इसे। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। इवन दो अ वेरी फ्यू सेल्स, भाई सभी ने कर दिया है या नहीं किया है कमेंट जल्दी बताओ यार मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के बारे में बताएं जल्दी से, क्या सभी ने कमेंट कर दिया है? चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। इवन दो a very few cells in a C4 plant carry out the biosynthetic Calvin pathway, C4 प्लांट में, ठीक है, इवन दो अ वेरी फ्यू सेल्स इन अ C4 प्लांट कैरी आउट द बायोसिंथेटिक कैल्विन पाथवे येट दे आर हाईली प्रोडक्टिव, कैन यू डिस्कस व्हाई? ये कह रहे हैं कि C4 प्लांट में, देखो ये तो हम सबको पता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी क्योंकि इसीलिए कह रही हूँ कि सबको पता है कि C3 साइकिल तो सब में होती ही है, कैल्विन पाथवे C3 वाला तो सब में होता है। C4 जो C4 प्लांट ग्रुप ऑफ प्लांट है सिर्फ उसी में होगा और उसी की वजह से वो C4 ग्रुप ऑफ प्लांट में जाएगा। अदरवाइज C3 जो बायोसिंथेटिक कैल्विन पाथवे है ये तो सब में चलता ही है, C4 में भी C3 में तो है ही सिर्फ वही, और C4 में C4 के साथ साथ होता है। तो ये कह रहे हैं कि C4 प्लांट्स में बहुत ही कम सेल्स होती हैं जो C3 साइकिल को कंटिन्यू कर रही होती हैं, C3 साइकिल जिनमें चल रही होती है। उसके बाद भी ये इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कैसे और क्यों? कैन यू डिस्कस व्हाई? कह रहे हैं कि भाई बहुत ही कम सेल्स होती हैं C4 प्लांट्स की जो कि क्या करें, जो बायोसिंथेटिक कैल्विन पाथवे को कैरी आउट करें, फिर भी आप कहते हो कि ये हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, हाईली प्रोडक्टिव होते हैं। तो कैन यू डिस्कस व्हाई दे आर हाईली प्रोडक्टिव? बताओ आंसर, बताओ आंसर। Even though a very few cells in a C4 plant carry out the biosynthetic pathway, yet they are very highly productive. Can you discuss why? देखो रीजन क्या है मेरा ये इतना पॉज देने का और इतना आराम से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाने का। अदरवाइज आपको पता है मैडम की स्पीड कितनी हाई रहती है, मैडम बैक टू बैक बात करती हैं, बिल्कुल नॉन स्टॉप बोले जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं इतनी जल्दी जल्दी आंसर्स आपको नहीं बताती, इसका रीजन सिर्फ इतना है कि पूरा चैप्टर पढ़ाते वक्त तो मैंने स्पीड मेंटेन की है, पूरा चैप्टर पढ़ाते वक्त तो मैंने आपको जल्दी 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 चीजें बता दी हैं, ऐसे बढ़िया कहीं पर आपको किसी की चीज के लिए परेशान नहीं किया। पर अगर यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देखकर सोचोगे नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने माइंड में आंसर्स को डेवलप करना नहीं सीखोगे जब तक, तब तक आपको आंसर उतने अच्छे से समझ में आएंगे नहीं। फिर आपके लिए ये भी सिर्फ एक लेक्चर बन जाएगा, ये क्लास भी आपके लिए सिर्फ एक लेक्चर बन जाएगी जिसमें आप सिर्फ मुझसे सुन रहे हो कि अच्छा ये पूछा था, ये बोलना है, बात खत्म। आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे जो आपको करनी चाहिए। तो इसलिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है मैडम, बस जैसे ही आप बोलते हो कि हाँ ये क्वेश्चन है बेटा, इसको सोचो क्या कहाँ से इसका आंसर बनाना है, क्या आंसर देना है, तो वो आंसर आप लोगों को सोचने हैं। और जब मैं कहूं कि बेटा ये आंसर हमने इसका बना लिया, इस तरीके से फ्रेम कर लिया, अब बताओ समझ आया या नहीं, तो आपको बताना है कि मैम कितना समझ आया है और कितना नहीं। ठीक है, क्लियर है बात? बताओ, क्लियर है बात? बताने का यार, जल्दी बताने का। देखो कमेंट जल्दी कर दिया करो, इतना टाइम नहीं वेस्ट करने का है, जल्दी से बताने का कितना समझ में आई आपको बात मेरी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं करेक्ट आंसर। इवन दो अ वेरी फ्यू सेल्स इन अ C4 प्लांट कैरी आउट द बायोसिंथेटिक कैल्विन पाथवे येट दे आर हाईली प्रोडक्टिव, कैन यू डिस्कस व्हाई? अब देखो बहुत कम सेल्स करती हैं, ये बात तो समझ में आ गई। देखेंगे आंसर इसका। अरे भाई अरे आराम से आराम से। द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ प्लांट इज मेजर्ड बाय द रेट एट विच फोटोसिंथेसाइजेस, ठीक है, इट फोटोसिंथेसाइजेस। किसी भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी आप कैसे बताते हो? ये कह रहे हैं कि ये फिर भी बहुत हाईली प्रोडक्टिव है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप किसी भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी बताते कैसे हो? ये कह रहे हैं कि ये बहुत हाईली प्रोडक्टिव है, तो पहले तो मुझे ये बताओ आप किसी भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी बताते कैसे हो? कैसे बताते हो? द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ प्लांट इज मेजर्ड
by the rate at which it photosynthesizes। किसी भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी हम ऐसे मेजर करते हैं कि वो किस रेट पर फोटोसिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ प्लांट इज मेजर्ड बाय द रेट एट विच इट फोटोसिंथेसाइजेस, कि वो किस रेट पर फोटोसिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड present in a plant is directly proportional to the rate of photosynthesis। अब उस प्लांट में कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ प्लांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, जितना कम कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही कम उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा। ये चीज हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई इनडायरेक्ट यहाँ पर काम नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट लेना देना है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का फोटोसिंथेसिस के रेट से। ठीक, C4 प्लांट्स के पास ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। C4 प्लांट्स के पास एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। कैसे? इन C4 प्लांट्स द केल्विन साइकिल अकर्स इन बंडल शीथ सेल्स। C4 प्लांट्स में हमने देखा है C3 और C4 के डिफरेंसेस पूरे 17 to 18 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हमने देखे थे। आपको याद हो लास्ट सेकंड लेक्चर में पूरा एक टेबल है NCERT का जो हमने सॉल्व किया था। वहां हमने देखा था कि यहाँ पर C4 प्लांट्स में, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी थी ना वो, इसलिए मैं उसे कह रही हूँ, अदरवाइज जब कॉन्सेप्ट पढ़ा तब तो पढ़ा ही था। C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस यहाँ पर, ठीक है, जो केल्विन साइकिल चल रही है वो कहाँ चल रही है? ये चलती है बंडल शीथ सेल में, क्योंकि इनके पास है, ठीक है, C3 के पास तो है ही नहीं। तो बंडल शीथ सेल में चलती है इनकी केल्विन साइकिल। क्या चलती है इनकी? केल्विन साइकिल चलती है बंडल शीथ सेल्स में। ठीक है, C4 प्लांट्स के बंडल शीथ सेल में चलती है इनकी केल्विन साइकिल। जो C4 कंपाउंड है ना, मैलिक एसिड फ्रॉम द मीजोफिल सेल्स, जो मीजोफिल सेल से अगर हम C4 कंपाउंड मैलिक एसिड की बात करें, ठीक है, द C4 कंपाउंड मैलिक एसिड फ्रॉम द मीजोफिल सेल्स इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ सेल्स। ये बंडल शीथ सेल्स में टूट जाता है। एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्या मतलब है इस बात का? देखो समझो, द C4 कंपाउंड मैलिक एसिड, जो C4 कंपाउंड है ना मैलिक एसिड, फ्रॉम द मीजोफिल सेल्स, द C4 कंपाउंड मैलिक एसिड फ्रॉम द मीजोफिल सेल्स इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ सेल्स। ये बंडल शीथ सेल में टूटता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कि वो एक्सेप्ट तो कर ही रहा है, खुद से रिलीज भी कर रहा है। तो इस स्पेशल मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पर इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने की वजह से इसकी फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होती है। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट मैम रिलेशन हो गया। समझ ही आ गया कॉन्सेप्ट के यार। हाँ, ये सिर्फ जितना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट कर रहा है अपने पीईपी से, पीईपी ही है ना इसका, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। भूल गए? याद है? क्या बोल दिया मैडम? सुना सुना लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है। ये डिजाइन का थोबड़ा तो किधर सुनेला लगता है मेरे को, ऐसा कुछ। जल्दी बताओ क्या था पीईपी? पीईपी क्या था? आरयूबीपी क्या था? किस किस को याद है? किस किस को याद है? जल्दी 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 भाई। अरे यार ऐसी चीजों में कौन देर करता है? ऐसी चीजों में कौन देर करता है? जल्दी बताओ क्या था पीईपी और क्या था आरयूबीपी? किस किस को याद है? जल्दी से बताने का किस किस को याद है आरयूबीपी क्या था और पीईपी क्या था? आरयूबीपी एंड पीईपी, जल्दी बताओ। आरयूबीपी एंड पीईपी क्या थे ये दोनों? आरयूबीपी मैम राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट, ये था क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं पूरा क्यों लिख रही हूँ? CO2 भी तो लिख सकती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर किसमें? C3 प्लांट्स में। और C4 में कौन था?
पीईपी। पीईपी मतलब है तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। फुल फॉर्म लिख लेते हैं इसका। फुल फॉर्म लिख लो जरा दोनों का, फुल फॉर्म लिख लो जरा दोनों का, किस किस को याद है आरयूबीपी और पीईपी के फुल फॉर्म, इसको नीचे करने का। आरयूबीपी और पीईपी के फुल फॉर्म किस किस को याद है? आरयूबीपी क्या था? आरयूबीपी था मैम राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है। और पीईपी क्या था? फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। ठीक है। पीईपी C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? आरयूबीपी। और C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? पीईपी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बात चल रही है हमारी किसकी कि भाई C4 कंपाउंड में, ठीक है, जो C4 प्लांट में जो इनका 4 कार्बन वाला कंपाउंड है मैलिक एसिड, ये टूटता है। ठीक है। कहां पर? मीजोफिल सेल से ये टूट जाता है बंडल शीथ सेल में, और फिर ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अब ये रिलीज की हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और जो एंजाइम है रुबिस्को, ठीक है, डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीजनेज बट एज कार्बोक्सिलेज। यहां पर रुबिस्को अब क्या ऑक्सीजनेज की तरह नहीं बल्कि कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता और इसका फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Thus C4 प्लांट्स आर हाईली प्रोडक्टिव, और इसीलिए C4 प्लांट्स को हाईली प्रोडक्टिव कहा जाता है। इसीलिए C4 प्लांट्स को हाईली प्रोडक्टिव कहा जाता है। ठीक है। दोनों एक्सेप्टर मॉलिक्यूल याद है ना? इनको भूला तो नहीं था कोई? फटाफट से ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना। दोनों एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स याद है सभी को? भूला तो नहीं था कोई? C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? आरयूबीपी। और C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पीईपी। आरयूबीपी और पीईपी। रुबिस्को ने क्या किया? रुबिस्को ने ऑक्सीजनेज नहीं, ठीक है, बल्कि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाई। ठीक है। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ा? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट तो करवा ही रहे हैं थ्रू पीईपी, उसके अलावा ये खुद से जब इनका 4 कार्बन कंपाउंड बनता है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करते हैं एक मॉलिक्यूल को, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो रही है ना। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दैट इज व्हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है, और अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है यार, मतलब कुल मिला के सब ज्यादा ही है, कम कुछ है ही नहीं। ठीक है, कम कुछ है ही नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, अगर आपने फटाफट से बता दिया है कमेंट करके, तो अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, देखो क्या पूछा है यहां पर? रुबिस्को इज एन एंजाइम दैट एक्ट्स एज बोथ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है, रुबिस्को वो एंजाइम है जो दोनों की तरह एक्ट करता है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी दिखाता है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी दिखाता है, मतलब कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है। Why do you think Rubisco carries out more carboxylation in C4 plants? तो आपको ऐसा क्या रीजन लगता है, क्या सोचते हो आप कि क्यों C4 प्लांट्स में रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन को ही ज्यादा करता है ऑक्सीजनेशन को छोड़कर? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, जबकि ये कर दोनों सकता है, कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, फिर ये C4 प्लांट में सिर्फ कार्बोक्सिलेशन ही क्यों ज्यादा करता है? ठीक है, सिर्फ कार्बोक्सिलेशन करता है नहीं कहा मैंने, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ कार्बोक्सिलेशन करता है,
मैंने ये कहा कि सिर्फ कार्बोक्सिलेशन ही क्यों ज्यादा करता है, ऑक्सीजनेशन को क्यों नहीं ज्यादा करता, क्या रीजन है इसके पीछे। रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों कर सकता है, लेकिन C4 प्लांट में कार्बोक्सिलेशन को ज्यादा करने का क्या रीजन है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। अब आप लोग बोलोगे मैडम ये तो गलत बात है, आप तो हर चीज हमसे ही पूछ रहे हो, कमेंट करो कमेंट करो, आप क्या बताओगे फिर। अरे भाई मैं बता तो रही हूँ, देखो ये रहा हिंट आपके सामने, मैं भी तो बता रही हूँ। नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं। क्या बना रहे हो मैम आप ये, मैं कुछ ऐसी चीज बना रही हूं जो मैंने आपसे पूछा है उसी का हिंट प्रोवाइड करती है। अगर आपको याद होगा तो आप ये हिंट जो है वो पकड़ लोगे, और अगर आपको याद नहीं होगा, आप भूल गए हो, तो फिर आप इंतजार करोगे मेरे बताने का, राइट। क्योंकि बताए बिना तो मैडम बात खत्म करेंगे नहीं, है ना। चलो क्या लिखा है मैम आपने, ये क्या लिखा क्या है आपने ये, और क्या कहना चाहती हो आप इसके थ्रू हमसे। देखो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि रुबिस्को एंजाइम दोनों प्रोसेस कर सकता है, कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, हमें ये बात पता है और हमें इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है भाई आप करो, लेकिन कुछ हमें एक कोई फिक्स रूल बता दो, एक कोई टेंडेंसी बता दो कि आप कब क्या करोगे। ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहोगे यार। तो एक कोई फिक्स टेंडेंसी बता दो कि ऐसी कंडीशन में आप कार्बोक्सिलेशन करोगे और ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजनेशन करोगे। तो देखो जरा कब करते हैं, ठीक है। देखो 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 जानम हम दिल अपना, नहीं यार रुको, इसके ऊपर ना प्रॉपर डब्बा बना देते हैं अपन, अभी ठीक है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशो लिखा है मैंने यहाँ पर, क्या लिखा है, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, किस किस को याद है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशो, अगर ये रेशो इक्वल होता है तो रुबिस्को प्रायोरिटी देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, किसके साथ बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर ये रेशो में मैं कहूं कि जो भी ज्यादा है, ठीक है, मैंने यहां लिखा नहीं, इक्वल में मैंने लिख दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो उसी को प्रायोरिटी देगा, उसके साथ बाइंड करेगा। कब, जब रेशो इक्वल है तो किससे बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन इस रेशो में अगर किसी की भी वैल्यू हाई है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, जिसकी भी हाई है उससे बाइंड करेगा। और अगर ऑक्सीजन की हाई है तो ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, जिसकी भी वैल्यू हाई है, जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ठीक है, ये किसका रेशो है, कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, किसका रेशो है ये, कॉन्सेंट्रेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन का। अगर इक्वल रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, किसकी कहानी सुना रही हूं मैं आपको, रुबिस्को की कहानी सुना रही हूं। ठीक है, अगर इक्वल रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता था, अगर जिसकी भी वैल्यू हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड की हाई है तो उससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन की हाई है तो उससे बाइंड करेगा। ठीक, समझ आई बात, समझ आई बात इतनी कि जिसकी भी वैल्यू फिर हाई होगी उसके साथ बाइंड करेगा, जिसकी लो होगी उसके साथ बाइंड नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या। जैसे अगर मैं कहूं कि इक्वल है तो ठीक, अगर मैं कहूं कि हाई है कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, अगर मैं कहूं कि लो है, ठीक है, ऑक्सीजन की, तो उससे बाइंड नहीं करेगा। तो एक तरीके से आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, हाँ हटा सकते हो। ऐसे बना सकते हो। चलो
इक्वल एंड हाई, ये लिख लो बस कि जिसका हाई होगा उससे बाइंड कर जाएगा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो देखो यहाँ पर बहुत आराम से एक बार आखिरी बार मैं आपको बार बार जो पूरा लेक्चर में भी समझाया है और आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट में एक बार लास्ट टाइम आपको फिर से बहुत शांति से फिर से पूरा समझा रही हूँ कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ये उससे बाइंड करेगा। और अगर ज़्यादा कम वाली केस ही नहीं है मैम, किसी का ज़्यादा किसी का कम है ही नहीं, इक्वल है, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है। ये क्या है? ये इसकी बाइंडिंग एफिनिटी है, किसकी? रुबिस्को की। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब आपसे मैम ये सारी चीजें तो पूछी नहीं थी। पूछा क्या था कि जब ये कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों कर सकता है, ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह भी एक्ट कर सकता है, ये ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह भी एक्ट कर सकता है, फिर आपको क्या लगता है रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेशन ही क्यों ज्यादा कर रहा है C4 प्लांट में? तो देखो पढ़ते हैं उस बात को। क्यों कर रहा है? क्योंकि C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और इसीलिए इनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। ये आपने अभी अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है, राइट? अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि इनकी बाइंडिंग, इनका कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होता है और इनकी प्रोडक्टिविटी भी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हाई होता है। इसीलिए तो भाई जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो कार्बोक्सिलेशन ही ज्यादा करेगा ना। ऑक्सीजन ज्यादा होता तो ऑक्सीजनेशन ज्यादा करता। सी, आंसर आपको यही क्लियर हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अब बस देखना है कि आंसर कैसे फ्रेम किया है। द एंजाइम रुबिस्को इज एब्सेंट फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम जो है वो C4 प्लांट की मेसोफिल सेल से तो एब्सेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? वस्कुलर बंडल के आसपास पाई जाने वाली, वस्कुलर बंडल को घेर के रखने वाली बंडल शीथ सेल्स में। C4 प्लांट्स में जो केल्विन साइकिल होती है ये बंडल शीथ सेल्स में होती है। ठीक है, C4 प्लांट्स में जो केल्विन साइकिल है ये बंडल शीथ सेल्स में होती है, ये भी हमें पता है। अब देखेंगे कि इनका प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन होता है मेसोफिल सेल्स में? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, PEP। ये भी अभी देखा हमने। ठीक है, ये सब अभी देख के आए हम सारा। पिछले 3 क्वेश्चन में ये सारा मटेरियल देखा है हमने, जो कि एक कैसा है बेटा? 3 कार्बन कंपाउंड है। PEP कैसा कंपाउंड है? 3 कार्बन है। RUBP जो देखा था हमने वो 5 कार्बन था। ये कैसा है? 3 कार्बन। कैसा है? 3 कार्बन। तो क्या कह रहे हैं ये कि प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है मेसोफिल सेल्स में ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। आगे देखो कि ये कन्वर्ट होता है किसमें? एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सारे एसिड्स, ये सारे जो यहाँ पर 4 कार्बन एसिड्स की बात हो रही है, ये फिर वापस से टूटते हैं। ये वापस से टूटते हैं क्या बनाने के लिए? ताकि इनका फिर से वो रीजनरेट करेंगे ना PEP को, तो फिर से इनका 3 कार्बन कंपाउंड PEP बनता है और एक कार्बन जो बची है उससे CO2 बनती है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फिर से ये पूरी साइकिल्स, ये पूरे फिनोमिनास पढ़ाए हैं मैंने आपको लेक्चर्स में, राइट? तो देखो, इट इज कन्वर्टेड इनटू द 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर से कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है बंडल शीथ सेल में, जहां पर वो क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन करता है, ताकि फिर से उसका 3 कार्बन कंपाउंड बन जाए, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बन जाए। उसको रिसाइकल भी करना है ना, और एक कार्बन जो बचती है वो एज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन फिर कौन करता है? फिर C3 साइकिल करती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस C4 साइकिल से रिलीज हुई है ना, इसको कौन फिक्स करता है? इसे फिर केल्विन साइकिल, C3 साइकिल फिक्स करती है। ठीक, दिस प्रिवेंट्स द एंजाइम रुबिस्को फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑक्सीजनेज। इसी की वजह से रुबिस्को एंजाइम यहाँ पर ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट कर ही नहीं पाता। हमेशा बेचारा कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन यही करता रह जाता है। वो एक्ट ही नहीं करता ऑक्सीजनेज की तरह। इसलिए आपको ये पूछा गया यहाँ पर कि क्यों
रुबिस्को जो कि दोनों काम कर सकता है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी दिखा सकता है, फिर भी ये कार्बोक्सिलेशन ही क्यों ज्यादा कर रहा है। ठीक है क्या कहानी इतनी सभी के लिए? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? बताओ एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया सभी से? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? 5 स्टार्ट करते हैं। Suppose there were plants that had a high concentration of chlorophyll B but lacked chlorophyll A. मान लो कि यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जिनका क्लोरोफिल बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है लेकिन क्लोरोफिल ए है ही नहीं। Would it carry out photosynthesis? तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करेंगे? Then why do plants have chlorophyll B and other accessory pigments? अगर आप कहो कि नहीं भाई नहीं करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि तो फिर प्लांट्स में क्लोरोफिल बी और बाकी के एसेसरी पिगमेंट्स होते ही क्यों हैं? अगर नहीं करेंगे तो क्यों होते हैं? बताओ। अगर हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और क्लोरोफिल ए है ही नहीं, ठीक है, क्लोरोफिल ए है ही नहीं, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेंगे? और अगर आप कहते हो हाँ, तो फिर जब क्लोरोफिल से इससे भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है तो बाकी के एसेसरी पिगमेंट क्यों है? और अगर आप कहते हो नहीं नहीं कर सकते, क्लोरोफिल ए से ही होगा फोटोसिंथेसिस, तो बाकी के बी और एसेसरी पिगमेंट्स हैं ही क्यों? क्यों है फिर वो? जब इसी से होगा तो फिर यही होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सी बात है यार, समझ नहीं आता इन लोगों को। चलो देखते हैं आंसर। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स एक्ट एज एंटीना मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स जो है वो एंटीना मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? और बाकी सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसा कुछ। देखो ये क्या करते हैं? दे गेट एक्साइटेड बाय अब्सॉर्बिंग लाइट एंड एमिट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस। दे फॉर्म द रिएक्शन सेंटर्स फॉर बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड 2। क्लोरोफिल ए की बात हो रही है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स एंटीना मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करते हैं। ये टर्म आपने पढ़े हुए हैं कि ये एंटीना मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहे हैं। और बाकी सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, लिखा है कि यहाँ पर कि ये सब के सब जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, बी, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल, ये सब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आपसे कि These form the reaction centers for both photosystem 1 and 2. photosystem 1 और 2 दोनों के लिए ये reaction centers बनाते हैं। Chlorophyll B and other photosynthetic pigments such as carotenoids, xanthophylls ये accessory pigment की तरह act करते हैं। Chlorophyll B A के बाद जितने भी pigment हैं, ठीक है, सारे accessory pigments की तरह act करते हैं। आगे देखेंगे कहानी। चलो, Their role is to absorb। अगर ये एसेसरी पिगमेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो मेन पिगमेंट है, जो मेन काम कर रहा है, उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, पर कर तो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इनका कोई काम ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? दैट देयर रोल इज टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू क्लोरोफिल ए। इनका रोल होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और उसे क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देना। इनका रोल होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और उसे क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देना, कि एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स आल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। जो कैरोटीनॉइड्स हैं और ज़ेंथोफिल्स हैं, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स also protect the chlorophyll molecule from photo-oxidation। ये chlorophyll molecule को photo-oxidation से भी बचाते हैं। Therefore, chlorophyll A is essential for photosynthesis। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई chlorophyll A जो है वो photosynthesis के लिए essential है। Therefore, chlorophyll A is essential for photosynthesis। Therefore, chlorophyll A is essential for photosynthesis। If any plant were to lack chlorophyll A, अगर किसी भी प्लांट में क्लोरोफिल A नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा क्लोरोफिल B का।
देन दिस प्लांट वुड नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोरोफिल ए का होना बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। बाकी सारे उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि भाई तू अपना काम अच्छे से कर ले, पर काम तो वही करेगा ना। ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल बी ज्यादा है तो भाई वही कर देगा क्या फोटोसिंथेसिस, नहीं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए का होना बहुत जरूरी है। बाकी सारे पिगमेंट्स उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसे हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका काम नहीं कर सकते। डॉक्टर अगर है तो उसके आसपास कितने भी सारे असिस्टेंट्स हों, लैब असिस्टेंट, लेकिन ऑपरेशन सर्जरी तो डॉक्टर ही करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आज डॉक्टर नहीं है लेकिन असिस्टेंट बहुत सारे, चलो तुम ही कर दो सर्जरी। ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता, राइट। तो बस वही कहानी है कि काम किसका है? क्लोरोफिल ए का। बाकी सारे कौन है? उसके एसेसरी पिगमेंट्स हैं, वो सब मिलके उसकी हेल्प करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सब करेंगे, लेकिन काम तो ए ही करेगा ना। तो ए की एब्सेंस में अगर आप कहते हो कि बी और बाकी सब बहुत सारे हैं और ए बिल्कुल भी नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं ही होगा। कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। क्लोरोफिल ए अगर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बाकी सबके होने से कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है बात इतनी? चलो, क्वेश्चन नंबर 6, why is the color of a leaf capped in the dark frequently yellow or pale green? Which pigment do you think is more stable? ये कह रहे हैं आपसे कि अगर एक लीफ है, ठीक है, जिसे कहाँ रखा गया है? डार्क में, उसका कलर जो है वो फ्रीक्वेंटली या तो येलो या पेल ग्रीन टाइप का ही देखने को मिल रहा है, तो इस कलर के लिए और इस अपीयरेंस के लिए आपको क्या लगता है कौन सा पिगमेंट ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, ज्यादा स्टेबल है उसके अंदर, जिसकी वजह से अपीयरेंस आ रहा है। सी, तो व्हाई इज द कलर ऑफ अ लीफ कैप्ड इन डार्क फ्रीक्वेंटली येलो और पेल ग्रीन? क्यों एक लीफ जिसे कि डार्क में रखा गया, अंधेरे में रखा गया है, उसका फ्रीक्वेंटली येलो या पेल ग्रीन ही कलर अपीयरेंस आ रहा है? तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, कौन सा पिगमेंट हो सकता है? ठीक, चलो देखते हैं आंसर। सिंस लीव्स रिक्वायर लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीव्स को क्या चाहिए? लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, राइट। सिंस लीव्स रिक्वायर लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, the color of a leaf capped in the dark changes from a darker to a lighter shade of green। ठीक है, तो जो लीफ का कलर है जिसे डार्क में रखा गया है वो डार्कर से लाइटर शेड ऑफ ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंस लीव्स रिक्वायर लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीव्स को क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए? लाइट चाहिए। तो इनका जो कलर है जिन्हें आपने डार्क में रखा हुआ है, ये डार्कर से लाइटर शेड ऑफ ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। समटाइम्स ये येलोइश भी कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल। कितना क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ये कितना क्लोरोफिल पिगमेंट उसमें होगा, ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल। जितना अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल होगा उतना ही क्लोरोफिल, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल होगा उतना ही अमाउंट ऑफ लाइट जो अवेलेबल है उससे उसको वो कैप्चर कर पाएगा। दोनों बातें एक दूसरे पर अप्लाई होती हैं, ठीक है, दोनों बातें एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई होती हैं, ठीक है। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ही यही होता है कि अगर ये वैल्यू इंक्रीज हुई तो ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर ये वैल्यू डिक्रीज हुई तो ये वैल्यू भी डिक्रीज होगी। और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? अगर 1 अपॉन में है कोई वैल्यू, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? यहां x है और यहां y है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू इंक्रीज हुई तो दूसरी क्या हो जाएगी? ये अगर इंक्रीज हुई तो ये डिक्रीज हो जाएगी, ये अगर डिक्रीज हुई तो ये इंक्रीज हो जाएगी। ये मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का, ठीक है, जस्ट रिवर्स होता है। चलो, तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट जो क्लोरोफिल ए का प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, ठीक है, ये धीरे धीरे टूटने लगेगा, जिसकी वजह से लीफ का कलर फिर से
ठीक है, चेंज होके एक लाइट ग्रीन होने लगेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ज़ेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स बिकम प्रीडोमिनेंट। इस प्रोसेस में जो ज़ेंथोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स हैं ये प्रीडोमिनेंटली क्या करेंगे, लीफ को येलो बना देंगे। एंड दीज पिगमेंट्स आर मोर स्टेबल एज लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर देयर प्रोडक्शन, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो ये जो पिगमेंट्स है ना ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि लाइट की अवेलेबिलिटी इनके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही, इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हर वक्त प्लांट में प्रेजेंट होते ही हैं। ठीक है, लाइट इनके प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल पिगमेंट्स हैं। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल पिगमेंट्स हैं। यही आपसे पूछा गया था कि विच पिगमेंट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, जिनके प्रोडक्शन के लिए लाइट जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो 4, 5 एंड 6 तीन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जल्दी से मुझे बताओ 4, 5 एंड 6 तीन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बन गए क्या ये तीनों क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है इनके अंदर। 4, 5 एंड 6 तीनों का बता दो जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बन गए क्या तीनों, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बताओ जल्दी से। चलो भाई 7 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या पूछा है, लुक एट लीव्स ऑफ द सेम प्लांट ऑन द शेडी साइड एंड कंपेयर इट विद द लीव्स ऑन द सनी साइड। अच्छा, सनी देखो क्या पूछा है, आपको क्या करना है, आपको शेडी साइड की लीव्स देखनी है सेम प्लांट की, जो उसके थोड़े से ढके हुए, ठीक है, शेडी साइड पर है, वो वाली लीव्स देखनी है, और उसको सेम प्लांट की उन लीव से कंपेयर करना है जो उसके सनी साइड पे है, जहां पर सन का ज्यादा बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है। और कंपेयर द पॉटेड प्लांट्स केप्ट इन द सनलाइट विद दोज इन द शेड। और फिर ठीक है, पॉटेड प्लांट्स को भी आपको कंपेयर करना है, एक जो सनलाइट में रखें और एक जो शेड में रखें। विच ऑफ देम हैज लीव्स दैट आर डार्कर ग्रीन, इनमें से किसमें वो लीव्स हैं जो कि डार्कर ग्रीन है, एंड वाई। तो ये कुछ सैंपल्स आपको मिले, उनमें आपको ऑब्जर्व क्या करना है ये भी बता दिया गया है, और फिर उससे बताना क्या है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसमें भी डार्कर ग्रीन आपको मिल रहा है तो वो उसमें क्यों मिल रहा है, ऐसा क्या है उस वाले स्पेसिफिक प्लांट में या उन स्पेसिफिक लीव्स में, ऐसा क्या है कि वहीं पर मिल रही हैं आपको डार्कर ग्रीन लीव्स। ये आपको रीजन यहाँ पर स्टेट करना है या जस्टिफाई करना है, जो भी आप समझना चाहो। चलो देखते हैं आंसर इसका। Question number 7, correct answer is what? Light is a limiting factor for photosynthesis. Light जो है वो photosynthesis के लिए limiting factor है। Leaves get lesser light for photosynthesis when they are in shade. Leaves जो हैं उन्हें बहुत ही कम लाइट मिलती है फोटोसिंथेसिस के लिए जब वो शेड में होती हैं। यही पढ़ा था हमने कि अगर हम उन प्लांट्स को हटा दें जो कि शेड में हैं या बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, जो टॉल ट्रीज होते हैं और उनके नीचे जो शॉर्ट ट्रीज होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, ठीक है, जो उनसे ढक चुके हैं, जो उनसे घिर चुके हैं, तो जो डार्कर साइड में है अगर हम उन प्लांट्स को हटा दें तो फिर लाइट कभी भी एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, ये हमने पढ़ा है। लेकिन इन प्लांट्स को हटा के पढ़ा था, एक्सेप्ट दीज प्लांट्स फिर पढ़ा था, और यहाँ पर उन्होंने इन्हीं प्लांट्स को क्या करा, इंक्लूड किया, एक्सेप्शन रखा ही नहीं उनका, इनको ही इंक्लूड किया है कि भाई इन्हीं प्लांट्स में आपको बताना है। तो देखो लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए अब यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि इनको लाइट जो है वो मिनिमम अवेलेबल है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू है इनके पास लाइट की। लीव्स गेट लेसर लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जब भी वो शेड में होती हैं जो भी लीव्स, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत कम लाइट मिलती है, बहुत कम लाइट मिलती है। तो देयरफॉर द लीव्स और प्लांट्स इन शेड परफॉर्म लेसर फोटोसिंथेसिस, इसीलिए प्लांट्स में, ठीक है, जो शेड में है, ठीक है, द लीव्स और प्लांट्स इन शेड परफॉर्म लेसर फोटोसिंथेसिस, तो वो लेस फोटोसिंथेसिस करते हैं एज कंपेयर टू द लीव्स और प्लांट्स केप्ट इन सनलाइट, ठीक है, एज कंपेयर टू द लीव्स और प्लांट्स केप्ट इन सनलाइट। तो आप अगर उन्हें कंपेयर करोगे उन लीव्स या प्लांट से जिन्हें आपने सनलाइट में रखा है, तो डार्कर साइड वाले के पास तो लाइट ही कम आ रही है, तो लाइट अब उनके लिए क्या बन जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, और उनका फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है,
समझ आई इतनी बात? समझ आई इतनी बात कि लाइट भाई इन्हीं के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज, अगर आप चाहते हो कि आप इनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करो, तो जो लीव्स प्रेजेंट है ना शेड में, उनमें ज्यादा, the leaves present in shade have more chlorophyll pigments, and this increase in chlorophyll content increases the amount of light absorbed by the leaves, which in turn increases the rate of photosynthesis. Therefore, the leaves or plants in shade are greener than the leaves or plants that are kept in sun. जो leaves या plants जिन्हें आपने shade में रखा हुआ है या वो shaded हैं, ठीक है, जिस भी वजह से, बस वो shade में तो है ना, तो उस कंडीशन में वो कैसे होंगे, ज्यादा ग्रीन होंगे उनसे कंपैरिजन में जो कि सन के एक्सपोजर में है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा फोटोसिंथेसाइज करेंगे या कम करेंगे। ओके, चलो आते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखो आप क्या पूछा है, 7 का फिनोमिना तो बहुत सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है। फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां पर क्या बताया जा रहा है आपको, फोटोसिंथेसिस के रेट पर लाइट का इफेक्ट। दिस फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड बेस्ड ऑन द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्राफ के बेसिस पर आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। एट विच पॉइंट्स ए, बी और सी इन द कर्व इज लाइट अ लिमिटिंग फैक्टर। किन पॉइंट्स पर ए, बी या सी पर इस कर्व में लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर होगी। At which points A, B और C in the curve light is a limiting factor। किस पॉइंट पर लगता है आपको, देखो A, B और C आपको क्लियरली विजिबल है, A, B और C। ये लीनियर कर्व मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ बनेगा, ये कर्व आप देखो, ठीक है, A, B और C 3 पॉइंट है, इनमें से किस पॉइंट पर आप कहोगे कि लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है। At which point A, B और C in the curve is light a limiting factor। बिल्कुल बेसिक से ऑलमोस्ट आपको बहुत छोटे छोटे से आंसर्स यहां पर देने हैं। देखो आंसर सी, जनरली लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। जनरली तो लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर होती नहीं है। ये सिर्फ तब लिमिटिंग फैक्टर होती है जो प्लांट्स कैसे हो, शेड में हो या किसी ट्री कैनोपाई, बड़े बड़े ट्री के पूरा जो कैनोपाई होता है ना, पूरा जो क्राउन होता है उससे घिरे हुए हो, उसमें दब गए हो, उससे ढके हुए हो, मतलब शेड में तो है उस वजह से भी। तो इन द गिवन ग्राफ लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर एट द पॉइंट वेयर फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम। तो जहां पर फोटोसिंथेसिस मिनिमम है मतलब लाइट वहां पर लिमिटिंग फैक्टर है। तो कहां पर देखोगे आप, द लीस्ट वैल्यू फॉर फोटोसिंथेसिस इज द रीजन ए। फोटोसिंथेसिस की जो लीस्ट वैल्यू है वो कहां पर है, ए रीजन में है। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखो, लीस्ट वैल्यूज यहाँ पर है, इससे ज्यादा वाली वैल्यूज है सारी यहाँ पर। ये देखो इसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम, इसकी वैल्यू देखो और ज्यादा, इसकी वैल्यू तो देखो बिल्कुल स्टेबल, राइट। तो क्या कहोगे आप इसे, देखो जरा ग्राफ को एक बार। अब देखो भाई ग्राफ ए, बी एंड सी, ठीक है, तीनों वैल्यूज आपके सामने, फटाफट से देखते हैं अपन इनके करस्पॉन्डिंग आंसर्स। ठीक, कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर जनरली तो नहीं होती है, लेकिन शेडेड प्लेस में होती है यार, वो एक्सेप्शन है ना, जहां शेड में। तो इन द गिवन ग्राफ लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर एट पॉइंट वेयर फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम। कहाँ मिनिमम है, ए पर। ठीक है, लीस्ट वैल्यू कहाँ दिख रही है हमें, रीजन ए में। तो हेंस लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर इन दिस रीजन। तो आप क्या कहोगे कि इस रीजन में लाइट क्या हो गई, लिमिटिंग फैक्टर हो गई। किस रीजन में, ए रीजन में, राइट, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या दिख रहा है, सबसे मिनिमम दिख रहा है। तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी भी आप देखोगे क्या है, मिनिमम, राइट। लिमिटिंग फैक्टर है यहाँ पर लाइट, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो गया, कम हो गया। तो लाइट कहाँ लिमिटिंग फैक्टर है, यहाँ पर, जहां वो उसके रेट को रिड्यूस कर पा रही है। आगे बढ़ते हैं, बी और सी रीजन की बात करेंगे। ठीक है, बी और सी रीजन की बात करेंगे कहां पर, जहां हमसे पूछा जाएगा। अब देखो ये कह रहे हैं कि व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो सकता है रीजन ए के लिए कि जिसकी वजह से ये इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इतना रिड्यूस हो गया। तो भाई लाइट ही है लिमिटिंग फैक्टर। वाटर, इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, वाटर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कुड ऑल्सो बी लिमिटिंग फैक्टर्स इन दिस रीजन। लाइट तो है ही, जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है, लाइट इंटेंसिटी, सी
लाइट इंटेंसिटी तो दिख ही रही है ना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करेंगे? तो भाई वो सब हो सकते हैं, वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो which can be the limiting factor in region A for rate of photosynthesis. ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, व्हाट डू सी एंड डी रिप्रेजेंट ऑन द कर्व। ठीक है, अब आ गई बात आपकी सी की, और डी कहाँ है, ये रहा, ठीक है, डी है ये। सी और डी पूछा है इस पोर्शन में आपसे कि सी और डी क्या रिप्रेजेंट करते हैं इस कर्व में। सी जो कि एक आपको स्टेबल लाइन नजर आ रही है, और डी जो कि आपको क्या बता रहा है, इस कर्व का, ठीक है, इस कर्व का आपको ये बता रहा है कि देखो यहाँ तक ये वेरी कर रहा था, यहाँ से स्टेबल हो गया, ये मिड पॉइंट बता रहा है आपको। तो आपको सी और डी को एक्सप्रेस करना है दैट व्हाट डू दीज पॉइंट्स सी एंड डी रिप्रेजेंट इन दिस कर्व। क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये इस कर्व में, आ जाओ देखते हैं। पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिमम पॉइंट, पॉइंट डी क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिमम पॉइंट को, एंड गिव्स द लाइट इंटेंसिटी एट विच द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज रिकॉर्डेड। ठीक है, पॉइंट डी रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिमम पॉइंट को, और क्या देता है हमें, वो लाइट इंटेंसिटी जिस पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रिकॉर्ड किया जा सकता है। देखो आप इस चीज को ग्राफ में बहुत इजीली समझ सकते हो। यहां देखोगे अगर ग्राफ में, तो यही वो पॉइंट है जहां पर ये मैक्सिमम, ठीक है, यही वो पॉइंट है जहां पर अपने मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इसने अचीव किया है। इसके बाद देखो लाइट इंटेंसिटी भले बढ़ गई, लाइट इंटेंसिटी सी रीजन में भले बढ़ती जा रही है, क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इससे ऊपर गया? नहीं, मतलब मैक्सिमम रेट जो फोटोसिंथेसिस का अचीव किया जा सकता था वो इस लाइट इंटेंसिटी पे अचीव किया गया है। और किसी भी चीज के लिए जब वो उस मैक्सिमम फैक्टर की, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फैक्टर पे जो रिजल्ट देता है उसे क्या कहते हो आप, ऑप्टिमम कहते हो उसके लिए। ठीक है, कि अपना बेटर रिजल्ट, अपना मैक्सिमम रिजल्ट वो जिस वैल्यू पर दे रहा है, तो ये ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी है फॉर अचीविंग द मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ सकता, भले लाइट इंटेंसिटी इससे आगे बढ़ती रही सी रीजन में, लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। तो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना अचीव किया जा सकता है, जितना इस ऑप्टिमम लाइट पे किया जा सकता है, बस उतना ही, उससे नहीं बढ़ेगा आगे। ठीक है, तो डी क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी जिस पे आप मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अचीव कर सकते हो। ठीक है, और सी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी। डी तो क्लियर है ना, सी क्या है भाई, वो रीजन जहां पर लाइट इंटेंसिटी तो बढ़ रही है लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो स्टेबल है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इसके ए बी सी जितने भी पार्ट्स हैं बस यही है। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपका लास्ट है। चलो फटाफट से देख लेते हैं अपन क्या पूछा है। गिव कंपैरिजन बिटवीन द फॉलोइंग। अरे रे रे रे, C3 and C4 plants, C3 and C4 pathway, C3 and C4 pathway। मैम इसके कंपैरिजन में तो हम लोग इसकी तारीफ के तो हम इतने पुल बांध सकते हैं ना, इतने पुल बांध सकते हैं कि 16 to 17 पुल बांध सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले से बांधे हुए हैं। हमने एनसीईआरटी की टेबल में C3 एंड C4 प्लांट का कंपैरिजन किया हुआ है। कितने पॉइंट्स में किया था? वहां पर 16 या 17 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थे, या कंपैरिजन कह सकते हो आप। तो चलो देखते हैं भाई, इतना तो हमें नहीं ही बताना है, यहाँ पर थोड़ा ही बताएंगे हम, ज्यादा से ज्यादा 5, राइट। तो C3 एंड C4 पाथवे पर आते हैं। C3 पाथवे क्या है, C4 पाथवे क्या है, कितने पॉइंट्स बताए इन्होंने? 4। ठीक है, चलो भाई ये तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पर बता देंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट कि C3 पाथवे क्या है, C4 पाथवे क्या है। प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है बेटा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का RUBP क्या है, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है ना। प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर RUBP जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक, प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक 5 कार्बन कंपाउंड RUBP, जिसका फुल फॉर्म है राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है? राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट, राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट, राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट, RUBP 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है ना, क्या है ये? प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का। सेकेंडली बात करें तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, PEP। क्या है ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है।
कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर? पीईपी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है ना। ये सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है, आप ये बताते हो किसके बीच में? C3 और C4 के बीच में। अब देखो C3 के बारे में, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट, पहला, ठीक है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? एक 3 कार्बन कंपाउंड, एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। पहला स्टेबल कंपाउंड यहाँ क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से वो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट PGA, जो कि एक 3 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल है, जो कि एक 3 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल है। 5 कार्बन एटम वाले से 3 कार्बन एटम पे पहुंचे। यहां देखो, ये तो क्या है? 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अच्छा, ये 5 कार्बन कंपाउंड वाले ने क्या किया था? एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, टोटल इसके पास 6 कार्बन हो गए। तो ये क्या बनाता है? 2 मॉलिक्यूल बनाता है PGA के, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है ये PGA के। PGA क्या है? 3 कार्बन, तो टोटल 6 कार्बन जस्टिफाई हो गए, है ना, टोटल 6 कार्बन जस्टिफाई हो गए ना। क्लियर है? समझ आई बात क्या बोला मैंने? अरे यार देखो, ये RUBP क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड है, कितने कार्बन इसके पास? 5। एक इसने किसको एक्सेप्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड को। कितने कार्बन हो गए इसके पास? 6। अब इन 6 कार्बन का इसने क्या बनाया? एक 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बना दिए, ठीक। तो PGA के इसने 2 मॉलिक्यूल बना दिए, जो कि एक क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो टोटल 6 कार्बन जस्टिफाई हो गए ना। बस यही तो कह रही हूं मैं। अब यहाँ देखो, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या है? ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। इसने क्या किया? एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया। कितने हो गए इसके पास? 4। तो इसने बना दिया एक 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, एक 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। C3 पाथवे में देखो, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इट अकर्स ओनली इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ये सिर्फ और सिर्फ लीव्स की मीजोफिल सेल में होता है। ये सिर्फ और सिर्फ लीव्स की मीजोफिल सेल्स में होता है C3 पाथवे। और ये कहाँ होता है? ये होता है मीजोफिल और बंडल शीथ सेल में, है ना। ये दोनों में चलता है। मीजोफिल में कुछ बना, फिर वो बंडल शीथ में पास हुआ, फिर बंडल शीथ में कुछ बना, वो मीजोफिल में पास हुआ, ऐसे इसकी कहानी चलती है। तो ये मीजोफिल और बंडल शीथ सेल दोनों में चलता है। ये सिर्फ मीजोफिल सेल में चलता है, क्योंकि बंडल शीथ इसके पास होती ही नहीं है। क्लियर? चलो, इट इज अ स्लोअर प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक है। फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेज आर हाई। क्यों? क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है। देखो यहाँ पर इन्होंने ना 3-4 पॉइंट्स को मर्ज करके एक पॉइंट बनाया है, ठीक। यहाँ पर इन्होंने 3-4 पॉइंट्स को मर्ज करके एक पॉइंट बनाया। क्या कहा इन्होंने? कि ये स्लो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की, कार्बन फिक्सेशन की वैसे कहा जाए तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर रुबिस को ऑक्सीजन से भी बाइंड कर जाता है ना, फोटो रेस्पिरेशन कर देता है। यहाँ पर फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस ज्यादा होने की वजह से ये स्लो प्रोसेस है कार्बन फिक्सेशन की, और ये फास्टर प्रोसेस है कार्बन फिक्सेशन की, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है इसमें फोटो रेस्पिरेशन। तो इसके फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस लो होने की वजह से ये कार्बन फिक्सेशन की फास्टर प्रोसेस है, ठीक है। कौन सी स्लोअर है? C3 पाथवे। कौन सी फास्टर है? C4 पाथवे। हालांकि हेल्प ये भी C3 की ही लेती है, C3 इसमें भी चलता है, बट ठीक है भाई, अब दस्तूर है जमाने का, जो जैसा है वैसा कहना पड़ेगा। गिव कंपैरिजन बिटवीन द फॉलोइंग। अब इनके बीच में कंपेयर करते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कितने पॉइंट्स देखने हैं हमें इसके बीच? 4, ठीक है। आ जाओ देखते हैं भाई 4 पॉइंट साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिर्फ फोटोसिस्टम 1 में होता है। इट अकर्स ओनली इन फोटोसिस्टम 1। सिर्फ फोटोसिस्टम 1 में ही साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है। इसमें क्या चलती है? Z स्कीम चलती है।
इसमें क्या चलती है, ये सिर्फ फोटोसिस्टम 1 में साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है और यहाँ पर Z स्कीम फॉलो होती है, ठीक है, जिसमें कि फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों ही इंक्लूडेड है, राइट। इट इन्वॉल्व्स ओनली द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इसमें सिर्फ एटीपी का सिंथेसिस होता है और इसमें एटीपी और NADPH दोनों का सिंथेसिस होता है। इट इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH, इसमें दोनों का होता है। इस प्रोसेस में जो वाटर का फोटोलिसिस है वो नहीं होता, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होती। इन दिस प्रोसेस फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर, देयरफॉर ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। और इस प्रोसेस में वाटर का फोटोलिसिस होता है, इसलिए ऑक्सीजन लिबरेट होती है। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ क्लोज्ड सर्कल, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक क्लोज्ड सर्कल में मूव करते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक क्लोज्ड सर्कल में मूव करते हैं और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन अ क्लोज्ड सर्कल। क्लोज्ड सर्कल मतलब एक साइक्लिक लूप, है ना, कि यहीं से स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आ गए, ऐसा क्लोज्ड सर्कल एक साइक्लिक लूप में जो चलती रहे, ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक फोटो सिस्टम वाले में। और इसमें तो Z स्कीम है ना, इसमें साइकिल वाली कोई बात ही नहीं है, एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम में चीजें ट्रांसफर होती रहती हैं, Z स्कीम को फॉलो करती हैं, राइट। तो इसमें क्लोज्ड सर्कल में प्रोसेस चलती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो Z स्कीम में चलते हैं, क्लोज्ड सर्कल में मूव नहीं करते, ठीक। तो भाई ये हुए पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स की लीफ एनाटॉमी। अरे देखो C3 एंड C4 प्लांट के कई सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस जो थे मर्ज करके उन्होंने वहां बता दिया आपको। अब नेक्स्ट आंसर में यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछा है कि एनाटॉमी ऑफ लीफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं C3 प्लांट और C4 प्लांट की। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस आप बताओगे वे बिल्कुल सेम डिफरेंसेस होंगे जो आपने बिगनिंग, ठीक है, आंसर नंबर 1 और 2 में जो पढ़ा है ना, बस वही सारी चीजें हैं जो यहाँ आपको बतानी है। देखो C3 एंड C4 लीव्स के कितने डिफरेंसेस बताए हैं, 4, ठीक है, सबके 4 डिफरेंसेस हैं। देखते हैं फटाफट से C3 एंड C4 लीव्स। देखो सिंपल है, यहाँ पर बंडल शीथ सेल नहीं होती हैं, ठीक है, इसमें बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सबसे पहला सबसे बेसिक डिफरेंस, ठीक। रुबिस्को इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स, यहाँ पर रुबिस्को मीजोफिल सेल में है और यहाँ पर रुबिस्को बंडल शीथ सेल में है, ठीक है, यहाँ पर रुबिस्को मीजोफिल सेल में है और यहाँ पर रुबिस्को बंडल शीथ सेल में पाया जाएगा। दिस इज द डिफरेंस, एनाटॉमिकल डिफरेंस। पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनाएंगी C3 लीव्स, वो क्या बनाएंगी, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर क्या बनेगा, एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ फोटो रेस्पिरेशन होता है और यहाँ पर नहीं होता है, फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस नहीं होते ना यहाँ पर, ठीक है, तो वहां फोटो रेस्पिरेशन होगा और इसमें नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आंसर्स थे और बेसिक सा ही आपका चैप्टर था, जो कि अब फाइनली डन होता है पूरा चैप्टर विद इट्स कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एवरीथिंग, ठीक है। तो अब आपकी प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ 2 ही चैप्टर आपके बाकी हैं प्लांट फिजियोलॉजी में भी और देखा जाए तो पूरे 11th के सिलेबस में भी सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी हैं, जिनको हम स्टार्ट कर देंगे कल से। तो आपको क्या करना है, साथ साथ में सिलेबस करते रहना है, कोई भी चीज़ को पीछे नहीं छूटने देना है। और अगर अभी तक छूट भी गया है कोई भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक, तो आपको पता ही है कि भाई सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है आपके लिए। अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, आप मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट निकालोगे, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप फटाफट से जाके लेक्चर्स देख सकते हो, सॉल्यूशंस अवेल कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल नहीं किया है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाके आप वहां से वो भी अवेल कर सकते हो। ओके, चलो तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का 2nd चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।